Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and fit too. कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और साथ साथ तंदुरुस्त भी होंगे. टॉकिंग अबाउट आवर प्रीवियस लेक्चर, दोस्तों हमारे लास्ट लेक्चर की बात करें तो हमने हमारा यूनिट नंबर 7 द इंटरव्यू का फर्स्ट पार्ट देखा था. ये फर्स्ट पार्ट के अंदर दोस्तों मैं बात करूँ आपको तो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर इंटरव्यू के बारे में जो सेलिब्रिटीज़ या फिर बड़े बड़े लोग हैं वो क्या राय देते हैं उनके बारे में बात की थी. बहुत 1 या 2 मिनट के अंदर आपको बता दूं तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसा मानते हैं कि इंटरव्यू देना सही नहीं है. क्यों? क्योंकि उनकी प्राइवेसी पे अटैक होता है या फिर कई बार इंटरव्यू के अंदर ऐसे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जिनके वो पब्लिकली आंसर नहीं कर पाते. वहाँ पे वो फंस जाता है क्योंकि वो लाइव होता है, वो ऑन एयर होता है. ये सब चीज़ों की वजह से बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ या फिर बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियाँ ये इंटरव्यू देना नहीं चाहती. साथ साथ हमने दोस्तों लास्ट में ये भी पढ़ा कि कई लोग तो ऐसा भी मानते थंब प्रिंट ऑन अ विंड पाइप. इंटरव्यू उनके लिए थंब प्रिंट बन चुका है ऑन अ विंड पाइप. क्यों? क्योंकि वो आंसर दे भी नहीं सकते फिर भी वो सच्चाई तो जानते ही होते हैं. इसीलिए वो बोलते हैं थंब प्रिंट ऑन अ विंड पाइप, हम आंसर दे नहीं सकती पब्लिकली. ये सभी चीज़ों के बारे में हमने हमारे फर्स्ट पार्ट के अंदर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा. अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनकी लिंक दे रहा हूँ. प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट चाहिए और वो लेक्चर देख के आइए. टुडे वी आर मूविंग फॉरवर्ड. आज हम आगे बढ़ते हैं. आज हम देखने जा रहे हैं हमारे यूनिट नंबर 7 का पार्ट 2 जिनके अंदर हम बात करने वाले एक फेमस राइटर जिनका नाम है उम्बर्टो इको. दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं उम्बर्टो इको के बारे में जो कि एक साइंस फिक्शन राइटर थे. उनकी एक बुक जिनकी 10 लाख कॉपीज़ सोल्ड आउट हो चुकी थी उनका एक इंटरव्यू लिया जा रहा है और उनके बारे में वो बातचीत कर रहे हैं. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा यूनिट नंबर 7 द इंटरव्यू पार्ट 2. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यूनिट नंबर 7 द इंटरव्यू पार्ट 2. हमने पहला पार्ट देख लिया है, पार्ट 2 शुरू करते हैं. द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ उम्बर्टो इको हु इज बीइंग इंटरव्यूड बाय मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू. ये जो आपका सेकेंड पार्ट है दोस्तों जो कि एक एक्सट्रैक्ट है. एक्सट्रैक्ट मतलब छोटा सा पार्ट जो निकाला गया है इंटरव्यू ऑफ उम्बर्टो इको. उम्बर्टो इको का जो इंटरव्यू लिया गया था उनमें से लिया गया है ये छोटा सा एक पार्ट. वो इज बीइंग इंटरव्यूड बाय, जिनका इंटरव्यू लिया था उम्बर्टो इको का, जिन्होंने इंटरव्यू लिया था उनका नाम था मुकुंद पद्मनाभन. और ये मुकुंद पद्मनाभन द हिंदू के थे. द हिंदू एक न्यूज़पेपर था और अभी भी आ रहा है, आप उनके बारे में जानते होंगे. ये जो पिक्चर है ये पिक्चर है उम्बर्टो इको के. Umberto Eco is a renowned scholar who is known for his idea on semiotics. Semiotics मतलब the study of science, literally interpretation and medieval aesthetics. Umberto Eco जाने जाता है and उनकी जो स्टडीज है वो स्कॉलर थे दोस्तों. किस चीज के बारे में स्कॉलर थे? सीमियोटिक्स के बारे में. स्टडी ऑफ साइन. साइन मतलब जो साइंस साइन करते हैं हम, उनकी स्टडी के बारे में वो एक रिन्यूड स्कॉलर है, बहुत अच्छे से स्कॉलर इंसान थे. लिटरली इंटरप्रिटेशन एंड मिडाइवल एस्थेटिक. इंटरप्रिटेशन करते थे वो बहुत सारी चीज को. लिटरली मतलब इंग्लिश लिटरेचर होता है, उनका जो इंटरप्रिटेशन है उनके अंदर बहुत काम किया है उन्होंने. और मिडाइवल एस्थेटिक जो मिड एरिया है जो इंग्लिश के अंदर बोला जाता है कि एक मिडाइवल एरिया था, उनके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी से स्टडी की है. उनके लिए वो जाने जाते हैं. He is also an author who has an array of works ranging from literary fiction, academic text, essay, children's book and newspaper articles. साथ साथ दोस्तों वो एक अच्छे से ऑथर भी है. और वो किस लिए जाने जाते हैं? रैगिंग फ्रॉम लिटरली फिक्शंस है उनके लिए, एकेडमिक टेक्स्ट के लिए, एसे राइटिंग के लिए,
चिल्ड्रंस बुक्स के लिए, छोटे छोटे बच्चों की जो बुक्स लिखते हैं उनके लिए, और साथ साथ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स जो हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, वो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स के लिए भी वो जाने जाते हैं। अगर आपको ऐसा सवाल पूछा जाए कि हु वाज एम्बर्टो इको, हाउ ही नोन, और उनके बारे में पूछा जाए तो दिस इज योर आंसर, आपको ये आंसर लिखना होगा। वो किन के बारे में जानते हैं, या फिर हु वाज उम्बर्टो इको, वो कौन थे, उनके बारे में सवाल पूछा जाए तो दिस इज योर आंसर, आपको ये आंसर लिखना होगा। He rose to prominence with his work, The Name of the Rose, which sold a staggering 10 million copies. और उनका जो वर्क है, प्रोमिनेंस विथ हिज वर्क, उनका जो वर्क है वो जाना गया था। उनकी एक बुक थी द नेम ऑफ द रोज, ये नाम की जो बुक थी, जो कि स्टैगलिंग मतलब दोस्तों बहुत लार्ज एरिया में, ग्रांड जिसको बोला जाए, 10 मिलियन कॉपीज उनकी सोल्ड हो चुकी। द इंटरव्यूअर मुकुंद पद्मनाभ quotes David Lodge, an English novelist who had expressed astonishment at Umberto Eco's varied and sizable works. और यहाँ पे मुकुंद है पद्मनाभन, वो यहाँ पे कोट रखते हैं, सवाल पूछते हैं, सवाल में वो एक कोट रखते हैं, क्या बोलते हैं, वो बात करते हैं डेविड लॉज के बारे में, जो कि एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे, और वो हैड एक्सप्रेस द एस्टोनिशमेंट एट उम्बर्टो इकोस वेरिड एंड सीजेबल वर्क्स। और वो क्या बोलते हैं कि जो डेविड लॉज ने एक बार बोला था कि ही वाज एस्टोनिश्ड, मतलब सरप्राइज है कि उम्बर्टो इको इतना सारा वेराइटी में या फिर इतना सारा साइजेबल वर्क कैसे कर लेते, एक अकेला इंसान इतने सारे फील्ड के अंदर कैसे काम कर लेता। He expresses his surprise by saying that how could one man do all the things that Umberto Eco did? और डेविड लॉज बोलते थे कि अपने सरप्राइज एक्सप्रेस करते थे कि एक इंसान, मैंने अभी बोला वैसे, कि एक इंसान उम्बर्टो इको इतने सारे फील्ड के अंदर इतने सारा वर्क है, वो अकेला इंसान कैसे कर लेता है जितना उम्बर्टो इको कर चुके हैं। Umberto Eco says that this is a delicious impression about him because he has always been doing the same thing by writing the same philosophical and ethical ideas in a different genres. Umberto Eco तो बोलते हैं कि ये डिलीशिव मतलब फॉल्स, गलत इंप्रेशन है उनके बारे में। क्यों? क्योंकि वो आज भी He always been doing the same thing, वो आज भी वही चीज करते आ रहे by writing the same philosophical and ethical ideas in a different genres मतलब फॉर्म। जो वो philosophical आइडिया है या फिर ethical आइडिया है उनके, जिनके बारे में वो पहले लिखते थे, वो लिख रहे हैं, पर उनका जो लिखने की स्टाइल है वो अलग है, उनका जो लिखने का फॉर्म है वो दूसरों से अलग है, इसलिए वो वैरायटी बोल देते हैं लोग उनको। Eco discloses his secret of producing such voluminous works, और यहाँ पे उबंटो इको है वो अपना एक सीक्रेट डिस्क्लोज करते हैं, बता देते हैं कि इतना सारा काम, वॉल्यूमिनियस मतलब बल्कि वर्क, बल्क मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, इतना सारा मात्रा में काम वो कैसे कर पाते हैं। उनका जो सीक्रेट है वो बोलते हैं he utilizes the empty spaces। अच्छा, empty space मतलब क्या? The shortest gap between two different works. That's the reason why he has produced so many works. He called the empty space interstices मतलब small space। और यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि वो यूटिलाइज करते हैं, मतलब यूज करना, यूटिलाइज करना अपने एम्प्टी स्पेस को, अपने जो खाली जगह है उनको यूटिलाइज करते हैं। और ये एम्प्टी स्पेस मतलब क्या? शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन टू डिफरेंट वर्क्स, एक काम और दूसरे काम के बीच में जो थोड़ा बहुत समय बचता है वो समय को वो यूटिलाइज करते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई ही हैज प्रोड्यूस सो मेनी वर्क्स। यही रीजन है कि उन्होंने इतने सारे काम प्रोड्यूस कर चुके। यहाँ पे तो दोस्तों वो एक एग्जांपल भी देते हैं, जो बुक है उनके अंदर उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है कि आप मान लो कि आई एम स्टेइंग, उबंटो इको बोलते हैं कि मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ, यू आर ऑन द ग्राउंड फ्लोर, आप ग्राउंड फ्लोर पे हो, आप लिफ्ट में से या फिर एलिवेटर से आप 3rd फ्लोर पे आ रहे हो, तो जितना टाइम आप ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर पे आने तक लगाओगे उतने टाइम में मैं एक न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिख लूंगा। दिस इज द टाइम, दिस इज हिज एम्प्टी स्पेस। ये एम्प्टी स्पेस के बारे में बात करते हैं, और यही एम्प्टी स्पेस के कारण इतना सारा अच्छा सा वर्क भी किया। He calls the empty space interstices,
और ये अपने एम्प्टी स्पेस को इंटरस्टिस बोलते हैं, इट मींस स्मॉल स्पेस, छोटी सी जगह. The interviewer questioned him about his personalized style of writing, which is quite different from the dull and drab style adopted from writing academic works. यहाँ पे जो इंटरव्यू है मुकुंद है वो उनको पूछता है कि उनकी जो एक पर्सनलाइज स्टाइल है, मतलब उनकी एक फेमस स्टाइल है जो कि डल और ड्रैब स्टाइल है एकेडमिक वर्ड्स से उनसे अलग है, या फिर उनकी पर्सनली एक स्टाइल है राइटिंग की, उनके बारे में सवाल पूछते. He asked him if this comes naturally to him or whether he has to make a conscious effort to develop this style. मुकुंद उनसे पूछते हैं कि क्या ये नेचुरली आपके अंदर आई, जैसे आप लिखते गए वैसे ही नेचुरली आती गई, या फिर आपको कॉन्शियस इफर्ट, आपको जागृत अवस्था के अंदर कोई इफर्ट, कोई मेहनत करनी पड़ी ये स्टाइल को डेवलप करने के लिए. आप जानते हो कि दोस्तों बहुत सारी स्टाइल, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो डिफरेंट टीचर है वो डिफरेंट स्टाइल, और एक टीचर की एक अलग स्टाइल होती है. देयर इज अ कोर्स कॉल्ड बीएड. हमारे गुजरात या फिर इंडिया के अंदर आपको टीचिंग करनी है तो आपको बीएड करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि इन दैट बीएड, आपको बीएड के अंदर बैचलर ऑफ एजुकेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएड. बीएड के अंदर आपको यही स्टाइल के बारे में सिखाया जाता है कि हाउ टू टीच, आपको कैसे सिखाना है, आपको कैसे पढ़ाना है. तो वही चीज के बारे में यहां बात करते हैं कि मुकुंद पूछते हैं कि आपको ये नेचुरली आई या फिर आपको कॉन्शियस इफर्ट, जागृत अवस्था में कोई इफर्ट लगाने पड़े इसके लिए. एट दिस, इनके बारे में Ubuntu Eco replies that he learned this style of writing when he was 22 years of age. यहाँ पे Ubuntu Eco बोलते हैं कि वो 22 साल के थे तब ये स्टाइल के बारे में सीख गए थे. कैसे? At that time he had presented his first doctoral dissertation in Italy. और यही समय पे उन्होंने अपने डॉक्टरनल डिसर्टेशन प्रेजेंट किया था इटली के अंदर. अच्छा दोस्तों, ये डिसर्टेशन क्या है उनके बारे में पहले मैं आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन देता हूं. व्हेन यू डू अ मास्टर डिग्री, नाउ डेज क्या है, अभी तो नई पॉलिसी आ गई है, अभी तो एमफिल कैंसिल हो चुका है, पर अभी ये अप्लाई नहीं हुई. अभी तक क्या चल रहा है, पीएचडी. देयर इज अ कोर्स नेम्ड पीएचडी जो कि लास्ट डिग्री है. पीएचडी कंप्लीट करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लिख जाता है. वो पीएचडी के पहले जब आप मास्टर डिग्री कर रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे मेरा एग्जाम्पल लेता हूं. आई एम अ टीचर, मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर टीचिंग कर रहा हूं, तो मेरा काम क्या हुआ, पहले बीए मतलब इंग्लिश, एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश, फिर मैं कर सकता हूं एमए. जब मैं कर रहा हूं तब मुझे डिसर्टेशन एक वर्क करने को आता, और ये डिसर्टेशन क्या होगा, इट्स अ स्मॉल टाइप ऑफ थीसिस. पीएचडी के अंदर आपको थीसिस लिखनी होती है. थीसिस मतलब रिसर्च. यू हैव टू डू अ रिसर्च इन पीएचडी. आपको पीएचडी के अंदर एक रिसर्च करना पड़ता. उनके फॉर्मेशंस होते हैं, देयर वेर फॉर्मेशंस इन इट. 5 या 6 चैप्टर्स होते हैं वो थीसिस के अंदर. एक फिक्स फॉर्मेट है कि आप कौन सी टाइप का रिसर्च कर रहे हो, इनके अंदर यही चीज है. दोस्तों, ये थीसिस के अंदर आपके जो पेज होते हैं, थीसिस के पेज होते हैं, उनकी जो साइज छूटती है साइड में, ऊपर नीचे जो साइड में साइज छूटी है, या फिर फॉन्ट की जो साइज है वो भी एक्यूरेट होती है, 14 and 16. Yes, you have to do that as same as in form. वो ही आपको करना पड़ता है. इतना एक्यूरेसी से चेक किया जाता है ये थीसिस. वो ही प्रैक्टिस करवाने के लिए मास्टर डिग्री में आपको एक डिसर्टेशन करवाया जाता है. और ये डिसर्टेशन दोस्तों यूजीसी तक जाता है, यूनियन ग्रांट कमीशन, जो कि हायर स्टडीज के लिए. और यही डिसर्टेशन के अंदर आप हाउ टू डू अ रिसर्च, कैसे रिसर्च करना है, एंड यू विल गेट द आइडिया ऑफ रिसर्च. आप रिसर्च के बारे में बहुत अच्छी तरीके से, या फिर आप उनके फॉर्म्स के बारे में सीखो. पर याद रखना दोस्तों, रिसर्च के अंदर देयर आर फॉर्म्स. रिसर्च के अंदर 6 चैप्टर्स होते हैं. एक थीसिस के अंदर 6 चैप्टर होते हैं. वो 6 चैप्टर का जो फॉर्म है, जो उनकी आउटलाइन है, उनके मुताबिक ही आपको करना पड़ता है. समझ गए? ये दैट्स कॉल्ड डिसर्टेशन. और यही टाइम पे उनका डॉक्टरनल डिसर्टेशन सबमिट हुआ था, प्रेजेंट हुआ था इटली के अंदर. हिज प्रोफेसर वाज इम्प्रेस्ड बिकॉज ही हैड इंक्लूडेड हिज ट्रायल्स एंड एरर्स इन इट. उनके प्रोफेसर थे वो उनसे, उनके डिसर्टेशन से इंप्रेस हुए. क्यों? क्योंकि उन्होंने ये डिसर्टेशन के अंदर ट्रायल्स और एरर्स, उन्होंने जो ट्राई की वो, और साथ साथ एरर्स, उनके अंदर उनको जो फॉल बैक्स मिले या फिर एरर्स मिली, उनके बारे में भी बात की थी. Nowadays
yes, I can say that मैंने एक रिसर्च किया हुआ है, मैंने एक डिसर्टेशन प्रेजेंट किया हुआ है इन एमएड मास्टर ऑफ एजुकेशन. सो आई कैन से दैट कि नाउअडेज ये सब चीज होती है. मैंने जब किया था तब ट्रायल्स एंड एरर्स इंक्लूड होते हैं, पर पहले की बात है जब लेट मी टॉक अबाउट 1990s, तब ये सभी चीज नहीं होती, ट्रायल्स एंड एरर्स नहीं होते, वो एक फॉर्म ही नहीं था, पर नाउअडेज इंक्लूडेड इन इट. He had told the story of his research. वो अपनी रिसर्च के बारे में बातें करते हैं. His professor published his dissertation as a book, which was his way of complimenting his student. और उनके प्रोफेसर थे, उन्होंने ये थीसिस को एज अ बुक पब्लिश कर दिया, और यही चीज थी उनके प्रोफेसर की कॉम्प्लीमेंट देने की. उनके प्रोफेसर ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट देते थे अपने स्टूडेंट को. और हाँ दोस्तों, आप अपने डिजर्टेशन को जब वो सर्टिफाइड हो जाए तब उनको एज अ बुक भी प्रेजेंट कर सकते हो. यू कैन पब्लिश अ बुक बाय योर रिसर्च. वैसे ही उनके प्रोफेसर ने किया. इको अंडरस्टूड दैट ही हैड अडॉप्ट द नैरेटिव स्टाइल इन हिज वर्क ऑल्सो. इको यहां पे समझ चुके थे कि उनको एक नैरेटिव स्टाइल लेनी है अपने काम के अंदर. दिस लेड हिम टू बिकम अ नोवेलिस्ट एट द रीप एज ऑफ 50. और ये सब चीज इकट्ठा करने में या फिर एक नॉवेलिस्ट बनने में उनको रीप एज लग गई, मतलब 50 साल के वो हो चुके थे. एट दिस एज उम्बर्टो इको रिमेंबर्स हिज फ्रेंड. और ये समय पे, ये स्टेज पे वो अपने एक फ्रेंड है उनके बारे में याद करते हैं. उनका नाम था रोनाल्ड बाथ्स. ये जो फोटो लगाई हुई ये रोनाल्ड बाथ्स की है, जो कि एक उम्बर्टो इको के फ्रेंड थे. Who was an essayist and died frustrated because he could not fulfill his wish of being a creative writer. रोनाल्डो बाथ्स जो कि एक एसेइस्ट थे, वो इसलिए मर चुके, वो इसलिए डाइड हो चुके हैं क्योंकि उनको इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया किस चीज का, कि उनको एक क्रिएटिव राइटर बनना है, उनको क्रिएटिव राइटिंग करनी है, पर वो कर नहीं सके, फुलफिल नहीं हो सकी उनकी विश. यही फ्रस्ट्रेशन में उनकी डेथ हो चुकी थी. Umberto says that he never felt this frustration, as even his essays had a negative aspect to them. Umberto बोलते हैं कि ऐसे टाइप का फ्रस्ट्रेशन या फिर ऐसे टाइप की टेंशन उन्होंने कभी फील ही नहीं की. साथ साथ वो बोलते हैं कि उनके जो एसेज है वो भी ऐसी टाइप का नेगेटिव एस्पेक्ट है उनके अंदर. He says that he started writing novels by accident. वो बताते हैं कि उन्होंने जो नॉवेल्स लिखना शुरू किया वो एक्सीडेंटली किया था, कोई आइडिया नहीं था, वो सोच के नहीं बैठे थे, या फिर उनको नॉवेल ही लिखने ऐसा कोई सोच के वो लिखना स्टार्ट नहीं किया था. एक्सीडेंटली नॉवेल लिखना शुरू कर दिया. कैसे? कैटर्ड मतलब प्रोवाइड टू हिज टेस्ट फॉर नरेशन. और ये सब चीजें प्रोवाइड कर रही थी उनको टेस्ट के बारे में. वन डे व्हेन उम्बर्टो इको हैड नथिंग टू डू, ही ट्राइड हिज हैंड एट राइटिंग अ नोवेल. The name of the rose made him famous as a novelist, although he is an academician with over 40 works is non-fiction. एक दिन वो उम्बर्टो इको फ्री थे, उनके पास कुछ काम नहीं था करने के लिए. उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना हाथ आजमाया नोवेल लिखने में. उनकी एक नोवेल है दोस्तों, द नेम ऑफ द रोज नाम की एक नोवेल है. ये नोवेल ने उनको इतना फेमस कर दिया, अभी हमने पहले बात की 10 मिलियन कॉपी उनकी सोल्ड आउट हो चुकी थी. मेड हिम फेमस एज अ नोवेलिस्ट, ऑल्दो ये जो नोवेल थी उन्होंने उनको एज अ नोवेलिस्ट ही फेमस किया. फिर भी ही इज एन एकेडमिशियन विथ ओवर 40 वर्क्स इन नॉन फिक्शन. फिर भी वो एकेडमिशियन है जिनके 40 से ज्यादा वर्क या फिर 40 वर्क नॉन फिक्शन के है. Most people know Umberto Eco as a novelist, but this doesn't please him. बहुत सारे लोग उम्बर्टो इको को नोवेलिस्ट की तरह पहचानते, पर ये चीज उम्बर्टो इको को अच्छी नहीं लगती या फिर उनको खुश नहीं करती. यहाँ पे प्लीज मतलब मानना नहीं, मनाना नहीं, पर खुश करना, वो उनको खुश नहीं करती. He belongs to the academic community and participate in academic conferences. वो ऐसा बोलते हैं कि मैं तो एक एकेडमिक कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, या फिर मैं तो एक एकेडमिक कम्युनिटी का इंसान एंड पार्टिसिपेट्स इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस. और वो साथ साथ बोलते हैं कि मैं तो एक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस के अंदर ही पार्ट लेता हूं. ही राइट्स नॉवेल्स ओनली ऑन संडेज. और वो तो बोलते हैं कि मैं तो नॉवेल्स खाली संडे के दिन लिखता हूं.
मतलब संडे के दिन मतलब यहाँ क्या बोलना, व्हेन ही बिकम्स फ्री, जब वो फ्री होते हैं, जब उनके पास कोई काम नहीं रहता तभी वो लिखते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक बात आती है पेन मीटिंग की। अच्छा, ये पेन मीटिंग कौन करते हैं? जो अच्छे नॉवेलिस्ट होते हैं, जो अच्छे राइटर होते हैं, जो अच्छे एसेइस्ट होते हैं, वो लोग जो मीटिंग करते हैं उनको पेन मीटिंग बोला जाता है। वो तो बोलते हैं अपनी बुक के अंदर कि मैं तो कभी पेन मीटिंग में हाजिर भी नहीं रहता, मैं वहां जाता ही नहीं, पर इनफैक्ट मैं एकेडमिक जो कॉन्फ्रेंसेस होती है वो कभी चुकता नहीं हूं, मैं उनके अंदर जाता ही हूं। He accepts the fact that by writing fiction he can reach more people. वो इतना एक्सेप्ट करते हैं, वो मानते हैं कि फिक्शन लिखने से वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। He says, I cannot expect to have 1 million readers with stuff on semiotics. और वो साथ साथ बोलते हैं मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने इतना माना ही नहीं था कि 1 मिलियन जितने लोग, 1 मिलियन जितने लोग ये मेरा जो सीमोटिक्स है, जो फिक्शन वर्क है, उनको मानेंगे। अच्छा दोस्तों, ये सीमोटिक्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं, या फिर ये इतने फेमस क्यों है, या फिर ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि 1 मिलियन लोग मुझे जानेंगे या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सीमोटिक्स मतलब जो साइंस फिक्शन होता है या फिर रिसर्च होता है, वो सभी चीजों को आप नरेट करते हो इन अ लिटरेसी। आप लिटरली डिवाइस के अंदर, आप एक रिदम के अंदर उनको जो नरेट करते हो उनको सीमोटिक्स बोला जाता है। इट मींस, जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, अ फॉर्मूला ऑफ साइंस एंड अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश और गुजराती और व्हाट अदर लैंग्वेज, इन दोनों के बीच में बहुत सारा डिफरेंस है। एक साइंस को प्रेजेंट करता है, एक लैंग्वेज को प्रेजेंट करता है, दोनों की राइटिंग स्टाइल में बहुत फर्क है। पर सीमोटिक्स क्या है दोस्तों, कि जो साइंस का फॉर्मूला है या फिर साइंस की जो भी रिसर्च है, उनको ये फॉर्म के अंदर, मतलब लैंग्वेज के फॉर्म के अंदर, लैंग्वेज के लिटरेसी फॉर्म के अंदर लिखना या फिर नरेट करना या फिर प्रेजेंट करना, उनको सीमोटिक्स बोला जाता है। आई होप इट क्लियर्स टू यू। Mukund, the interviewer, asked him if he is surprised by the staggering success of the novel, The Name of the Rose. ये जो पिक्चर है दोस्तों, ये ओरिजिनल बुक है उनकी, द नेम ऑफ द रोज, उम्बर्टो इको। मुकुंद यहाँ पे पूछता है, आपको तो स्टैगिंग मतलब सरप्राइज हुआ होगा ना कि इतनी सारी बुक्स इतनी अच्छी से सोल्ड आउट हो चुकी है, या फिर आपको इतना अच्छा सक्सेस मिला है ये बुक को, द नेम ऑफ द रोज, तो आपको सरप्राइज होता होगा ना। एज द नेम ऑफ द रोज इज द सीरियस नोवेल दैट स्पिन्स अ डिटेक्टिव yarn at the one level and also ventures into a metaphysics, theology and medieval history. It is considers a difficult and serious read. जैसे ही हमने अभी बात की दोस्तों, ये नेम ऑफ द रोज क्यों है, ऐसा सवाल मुकुंद क्यों पूछ रहा है? क्योंकि द नेम ऑफ द रोज है वो तो एक सीरियस नॉवेल है, दैट स्पिन ऑफ अ डिटेक्टिव यान, जिनके अंदर एक स्पिन है, मतलब एक डिटेक्टिव यान का टच है, साथ साथ एट अ वन लेवल, एक लेवल पे, एंड ऑल्सो वेंचर इनटू अ मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मिडाइवल हिस्ट्री। इट इज कंसिडर्ड अ डिफिकल्ट एंड सीरियस रीड, जिनके अंदर मेटाफिजिक्स भी है, थियोलॉजी भी है एंड मिडाइवल हिस्ट्री की भी बात है। ये सभी चीजें उन्होंने इनके अंदर नरेट की है, इसलिए वो बोला जाता है, इट इज कंसिडर, इसलिए बोला जाता है या माना जाता है अ डिफिकल्ट एंड सीरियस रीड, इसीलिए उनको डिफिकल्ट माना जाता है। ये बुक को डिफिकल्ट बुक बोला जाता है या फिर सीरियस रीड बोला जाता है, कि बहुत जो बुद्धिशाली लोग होते हैं वही इनको समझ सकते हैं। मैंने अभी अभी बात की वैसे ही। Umberto Eco says that he is not puzzled by the staggering sales figures. Staggering मतलब सरप्राइजिंग। उम्बर्टो इको बोलते हैं कि वो पजल नहीं हुआ, वो कंफ्यूज नहीं हुआ जो सेल्स फिगर आए, मतलब जितनी सेल्स हुई, ये बुक जितनी बेची गई, उनकी बेचने की मात्रा में से वो सरप्राइज नहीं हुआ। द ओनली पीपल हु लुक एट दिस इन डिसबिलीफ आर जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स। और यहां तो वो मानते हैं कि जो जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स है वही लोग इसको डिसबिलीफ या फिर टफ बुक मानते हैं, दूसरे कोई लोग तो मानते ही नहीं। दे बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रैश एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस। और उम्बर्टो इको के मुताबिक क्या है कि जो जर्नलिस्ट या फिर पब्लिशर्स है वो मानते हैं कि लोगों को डिफिकल्ट या फिर ट्रैश बुक, जो इतनी फिक्शन वाली बुक होती है जिनके अंदर साइंस का टच हो और दूसरी चीजें हो, ऐसी जो ट्रस्ट थिंग है या फिर डिफिकल्ट रीडिंग है वो लोगों को अच्छा नहीं लगता। ऐसा
पब्लिशर्स और जर्नलिस्ट मानते हैं उबंटू इको के मत के अनुसार। He applies his own mind to this, और ये अपनी ही बात यहाँ पे करते हैं। He says that after working the whole day, he refreshes himself by watching light entertainment programs such as Meme Vice और Emergency Room after dinner। और ये यहाँ पे बोलते हैं कि डिनर होने के बाद या फिर पूरा दिन काम करने के बाद, वर्किंग द होल डे, पूरा दिन काम करने के बाद, he refreshes himself by watching light entertainment program। वो अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, कई बार हम काम करके थक जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, यूट्यूब देखने लगते हैं, या फिर कोई एंटरटेनिंग प्रोग्राम जो हमें अच्छा लगता है वो देखते हैं। हमारे घर की बात करूं दोस्तों, तो हमारे घर पे भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो टायर्ड हो चुके होंगे अपने काम से, काम करके काम खत्म किया तो थोड़ा थक गए, तो कई लोग ऐसे होंगे जो न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ जाते होंगे, कई लोग ऐसा होंगे जो मैगजीन पढ़ते होंगे। तो कई लोगों के लिए रीडिंग भी एक प्लेजर है, और यहाँ पे तो उबंटू को बोलते हैं कि अपने प्लेजर के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए वो लाइट एंटरटेनमेंट प्रोग्राम देते, जैसे कि मीम वाइस, इमरजेंसी रूम और आफ्टर डिनर। ये डिनर के बाद मीम वाइस, इमरजेंसी रूम जैसे प्रोग्राम्स देखते हैं अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। सिमिलरली एवरीबडी लाइक्स लाइट रीडिंग ओनली टू अ सर्टेन एक्सटेंट। सर्टेन एक्सटेंट मतलब लेवल। वैसे ही हर इंसान को, हर एक को थोड़ा बहुत सर्टेन एक्सटेंट तक रीडिंग अच्छा लगता है, एक लेवल तक सब लोगों को रीडिंग करना अच्छा लगता है। As such, serious reading does have the capability to draw people, और इस टाइप के बुक्स या फिर इस टाइप का रीडिंग लोगों को खींचता है, या फिर बहुत सारे लोग कैपेबल है इनको समझने के लिए। सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस टाइप की बुक्स या इस टाइप के वर्क को पढ़ते हैं। The medieval period to which this book belongs could have played a major role in its success। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि जो मिडाइवल पीरियड है, जो मिडाइवल एज है, उन्होंने ये बुक के अंदर, इस बुक के सक्सेस के अंदर बहुत बड़ा मेजर पार्ट दिया है। फॉर उबंटू इको द सक्सेस ऑफ द बुक इज अ मिस्ट्री। अभी देखो दोस्तों, उबंटू इको तो मानते हैं कि ये जो बुक की सक्सेस हुआ वो तो उनके लिए हिस्ट्री है। क्यों? इफ he had written it 10 years earlier or 10 years later, it might have not been such a remarkable success story। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि 10 साल पहले या 10 साल के बाद मैंने ये बुक लिखी होती तो ये बुक इतनी फेमस नहीं होती, या फिर been such a remarkable success story, ये इतनी सक्सेसफुल या फिर रिमार्केबल सक्सेसफुल नहीं होती। Here it's the end of your story। यहाँ पे दोस्तों आपकी ये स्टोरी, द इंटरव्यू, खत्म होती है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेरी वेल। आशा करता हूं कि आप सभी दोस्तों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स, फिर भी आपको कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट है, तो यहाँ पे नीचे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के आईडीज आ रहे होंगे। यू मे मैसेज मी ऑन दैट, आप वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हो, एंड यू मे आस्क मी योर डाउट। आप मुझे वहां पे मैसेज करके आप मुझे आपका कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। दोस्तों, टॉकिंग अबाउट योर होमवर्क, आपके होमवर्क की बात करूं तो एज रेगुलरली जैसे ही हम करते आ रहे वैसे ही ये स्लाइड की नीचे की स्लाइड में मैंने ये चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट के क्वेश्चन आंसर लगाए हैं। सभी दोस्तों को, सभी बच्चों को वो क्वेश्चन आंसर एक बार लिख के पीडीएफ बना के, यू हैव टू सेंड इट दैट पीडीएफ ऑन माई नंबर। आपको वो पीडीएफ मुझे मेरे नंबर पे सेंड कर देनी है। आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे, जितने भी दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, वो सभी दोस्त अच्छे से होमवर्क करेंगे। दोस्तों, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं मेरा यूट्यूब का एनालिसिस देख रहा था, एंड मैंने ये देखा कि जितने भी दोस्त, जितने भी बच्चे मेरे ये वीडियोस देख रहे हैं, जो अभी ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हैं, उनमें से अप्रोक्सीमेटली 37% दोस्तों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब इट। आप सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट फ्यूचर में हम जब भी कोई भी पब्लिक वीडियो रिलीज करें तो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके और आप वो वीडियो अच्छे से देख सके। सो प्लीज, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ अगर ये वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 इंटरव्यू का आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, प्लीज हिट द लाइक बटन। लाइक बटन
दबाना मत भूलिए। मैंने बहुत बार बोल चुका हूं पहले भी कि आपके लाइक बटन से, आपकी एक लाइक से हमारे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। हमें भी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी मेहनत करने के लिए, आपके लिए बहुत बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। सो डो नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। लाइक बटन हिट करने का भूलिए मत। साथ साथ दोस्तों, ये पार्ट 2 के अंदर हमने देखा कि उम्बर्टो इको इंटरव्यू दे रहे मुकुंद को। हमने पार्ट 1 के अंदर देखा था कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं जिनको इंटरव्यू से डर लगता है कि उनकी प्राइवेसी पे थोड़ा बहुत वायलेशन होगा या फिर कोई ऐसा सवाल आ जाएगा जिनका मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा। तो मेरा यहां सवाल ये है दोस्तों कि आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक उम्बर्टो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड और नॉट? आपको क्या लगता है कि उम्बर्टो इको को अभी जो वो इंटरव्यू दे रहे हैं, वो इंटरव्यू देना अच्छा लग रहा है या फिर वो प्रेशर में, या फिर उनको अच्छा नहीं लग रहा है ये इंटरव्यू देना? मुझे कमेंट बॉक्स में पक्का बताना। श्योरली कमेंट डाउन दैट थिंग। आपको क्या लगता है, उम्बर्टो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड? मैं फिर से वही सवाल पूछ रहा हूं, व्हाट डू यू थिंक उम्बर्टो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड और नॉट? Do not forget to comment down below. Comment down below about your thoughts. आपके जो भी विचार है, आप क्या सोचते हो about this, मुझे comment section में बताना। And I will be waiting of your comment. मैं आपकी comment की वेट करूंगा। मैं सभी दोस्तों की, जितने भी दोस्त बहुत रेगुलरली कमेंट करते हैं, बहुत दोस्त ऐसे, बहुत सारे बच्चे इतने हैं प्यारे से, बहुत प्यार से वो कमेंट भी करते हैं। एंड मैं सभी कमेंट्स को लाइक भी करता हूँ, कमेंट भी करता हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ, और मैं आपकी कमेंट की यहां पे भी वेट करूंगा। हियर इट्स एंड ऑफ योर चैप्टर। यहां पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन, बाय बाय, बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।